सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता और उसकी कहानी बताने के लिए हमारे पास एक भी किताब नहीं है। अजीब है ना? यही हकीकत है सिंधु घाटी सभ्यता की। लेकिन उनकी एक आवाज, एक धीमी सी फुसफुसाहट हम तक पहुंचती है, उनकी मोहरों के जरिए। तो चलिए आज इन्हीं मोहरों के राज से पर्दा उठाते हैं। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी, बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, जो अचानक मानो जैसे हवा में गायब हो गई। पीछे क्या छोड़ा? बड़े बड़े शहर, और हां, हजारों की तादाद में ये छोटी छोटी बेहद खूबसूरत नक्काशी वाली मोहरें। पर उनकी भाषा क्या थी, उनकी लिपि क्या कहती थी, ये आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। तो सवाल ये है कि फिर हम उनकी कहानी को जानें तो जानें कैसे? जवाब इन्हीं नन्ही सी दिखने वाली मोहरों में छिपा है। ये मोहरें ही वो सुराग हैं, वो अकेली कड़ी हैं जो हमें उस खोई हुई दुनिया की दास्तान सुना सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये मोहरें एक तरह से उस खोई हुई सभ्यता के ताले की चाबियां हैं। आइए इन चाबियों को जरा करीब से देखते हैं। अब तक मतलब 1921 से लेके आज तक 3,500 से भी ज्यादा मोहरें मिल चुकी हैं। सोचिए, 3,500! ये सुरागों का एक बहुत बड़ा खजाना है जो हमें उस दौर की कहानी बताने के लिए बेताब है। ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर मोहरें सेलखड़ी नाम के एक नरम पत्थर से बनी हैं। उसे तराश कर, उस पर नक्काशी करके, फिर उसे आग में पकाकर मजबूत बनाया जाता था। समझिए कि यही मोहरें हजारों साल पहले खो चुकी उस दुनिया से बात करने का हमारा इकलौता जरिया हैं। तो ठीक है, मोहरें थीं, पर सवाल यह है कि ये असल में थीं क्या? इनका काम क्या था? चलिए अब इस पहलू को समझते हैं। जैसा मैंने बताया, ज्यादातर मोहरें स्टीएटाइट या सलखड़ी पत्थर की थी। अब ये पत्थर ना काफी नरम होता है, तो इस पर नक्काशी करना, इसे तराशना आसान था। और एक बार जब कारीगर इसे तराश लेते थे तो उसे आग में पकाकर इतना मजबूत बना देते थे कि देखिए, आज हजारों साल बाद भी ये हमारे सामने हैं। अच्छा, तो इनका सबसे आम इस्तेमाल होता था व्यापार में। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई सामान है जिसे एक थैली में भरकर रस्सी से बांधा गया है। अब उस गांठ के ऊपर गीली मिट्टी का एक लेप लगाया जाता था और फिर उस गीली मिट्टी पर यह मोहर जोर से दबा दी जाती थी, जिससे उस पर एक छाप बन जाती थी। जब मिट्टी सूख जाती तो ये एक तरह का टैम्पर प्रूफ टैग बन जाता था। ये इस बात का सबूत था कि सामान किसका है, कहां से आया है और रास्ते में इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन कहानी सिर्फ व्यापार तक ही खत्म नहीं होती। इन मोहरों के और भी कई काम थे। ये व्यापारियों या उनके गिल्ड्स मतलब संगठनों की पहचान होती थीं। कुछ लोग तो इन्हें सुरक्षा के लिए या अपनी हैसियत दिखाने के लिए तावीज की तरह भी पहनते थे। और हां, कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि शायद ये बच्चों को पढ़ाने या फिर किसी खेल में भी इस्तेमाल होती होंगी। और अब सुनिए सबसे कमाल की बात। हड़प्पा की ये मोहरें हमें मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक में मिली हैं। सोचिए जरा, ये इस बात का पक्का सबूत है कि दुनिया की दो महान प्राचीन सभ्यताओं के बीच एक जबरदस्त इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था। कितना बड़ा और पुराना। चलिए अब बात करते हैं इन मोहरों से जुड़े सबसे बड़े, सबसे मशहूर और शायद सबसे दिलचस्प रहस्य की, द ग्रेट यूनिकॉर्न मिस्ट्री। हजारों मोहरों पर मतलब सबसे ज्यादा मोहरों पर हमें एक यूनिकॉर्न जैसी आकृति मिलती है, एक सींग वाला जानवर। इस सिंधु घाटी का सबसे कॉमन आइकन है। पर सवाल यह है कि क्या यह सच में कोई पौराणिक यूनिकॉर्न था या फिर माजरा कुछ और ही है? इस पर ना दो बड़ी थियरीज हैं। पहली तो ये कि हाँ, ये एक मिथिकल क्रीचर है, कहानियों का कोई बहुत शक्तिशाली जानवर। लेकिन दूसरी थियरी ज्यादा दिलचस्प है। वो कहती है कि ये कोई असली जानवर है, जैसे कोई जंगली सांड, जिसे साइड प्रोफाइल से बनाया गया है। तो जब आप उसे साइड से देखते हैं तो उसके दो सींग एक दूसरे के पीछे छिप जाते हैं और एक ही सींग जैसा दिखता है। सिंधु लिपि के एक बहुत बड़े विद्वान हैं आस्को परपोला। उनका एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत है। वो कहते हैं कि ये यूनिकॉर्न असल में एक स्थानीय जानवर ही था, शायद एक खास तरह का बैल, और उसका जो एक सींग दिखाया गया है वो असल में फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। तो सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि ये जो भी जीव था, ये शायद फर्टिलिटी और बारिश का एक बहुत बड़ा सिंबल था। और सोचिए, हड़प्पा की पूरी इकोनॉमी तो खेती पर ही टिकी थी। मतलब ये जानवर उनकी दुनिया, उनके विश्वास का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा रहा होगा। ठीक है, यूनिकॉर्न की कहानी तो बहुत दिलचस्प है, पर इसके अलावा भी तो और मोहरें हैं।
वो हमें हड़प्पा के समाज, उनके भगवान, उनके विश्वासों और शायद उनकी लड़ाइयों के बारे में क्या बताती हैं। चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा इस मोहर को देखिए। ये है मशहूर पशुपति सील। इसमें एक सींग वाले व्यक्ति को एक योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और उसके चारों तरफ जानवर हैं। तो ये कौन है? क्या ये कोई देवता है, कोई आध्यात्मिक गुरु, या फिर क्या ये हिंदू देवता शिव का ही एक शुरुआती रूप है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी इतिहासकारों में जबरदस्त बहस चलती है। कई दशकों तक एक्सपर्ट्स का यही मानना था कि हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही शांतिप्रिय सभ्यता थी, मतलब एकदम यूनिक। ऐसा लगता था कि ये लोग बस व्यापारी थे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहने वाले लोग। लेकिन फिर लोथल के बंदरगाह शहर में कुछ ऐसा मिला जिसने इस पूरी सोच पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। आर्कियोलॉजिस्ट को वहां तांबे के कुछ ऐसे औजार मिले जो बहुत नुकीले, भाले जैसे थे, और ये किसी भी एंगल से खेती के औजार नहीं लगते थे। ये साफ साफ हथियार थे। तो फिर वे क्या थे? सिर्फ शांति से व्यापार करने वाले लोग, या फिर खूंखार योद्धा, या फिर कुछ और ही? शायद इन दोनों का एक मिला-जुला कॉम्प्लेक्स रूप। सबूत हमें दोनों तरफ खींचते हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि सच्चाई शायद कहीं बीच में ही है। और यहीं से हम पहुंचते हैं उन आखिरी और सबसे बड़ी पहेलियों तक, जिनके जवाब शायद इन मोहरों के पास भी पूरी तरह से नहीं हैं। देखिए, लगभग 3000 बीसीई में हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर थी। फिर 1700 बीसीई के आसपास इसका पतन शुरू हुआ और उसके बाद सन्नाटा। 1700 से 1150 बीसीई के बीच, यानी करीब करीब 650 सालों की एक पुरातात्विक खामोशी है। इतिहास के पन्नों में एक पूरा का पूरा खालीपन। तो आखिर में हमारे पास ये 3 बड़े अनसुलझे मामले बचते हैं। पहला, उनकी लिपि। करीब 400 सिंबल्स हैं जिन्हें आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। दूसरा, वो खामोशी का दौर। उन 650 सालों में आखिर हुआ क्या? और तीसरा, सबसे बड़ा सवाल, पतन। इस महान सभ्यता का अंत हुआ तो हुआ कैसे? हजारों मोहरें आज भी अपने अंदर न जाने कितने ही राज छुपाए बैठी हैं। ये छोटी छोटी चीजें एक पूरी सभ्यता की गवाह हैं। सवाल बस इतना है कि अगला राज कौन सा होगा जो ये हमें बता